हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोगों का लॉ ऑफ टॉट का दूसरा लेक्चर चलने वाला है, जो कि इससे पूर्व फर्स्ट लेक्चर मेरा हो चुका है। आज दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ टॉट के डिफिनीशन एंड इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ द टॉट के बारे में, यानी लॉ ऑफ टॉट की परिभाषा क्या है, उसके आवश्यक तत्व क्या क्या हैं, इसके बारे में। तो लॉ ऑफ टॉट की डिफिनीशन जो है उसके बारे में क्या कहा गया है, इस पर बात करते हैं। तो लॉ ऑफ टॉट जो है वह न्यायिक निर्णय के माध्यम से उत्पन्न हुआ है, यानी कि लॉ ऑफ टॉट का जन्म जो हुआ है वो जुडिशियल डिसीजन पर आधारित है। इस कारण से लॉ ऑफ टॉट को डिफाइन करना आसान नहीं था, अतः कुछ विधि शास्त्री के द्वारा लॉ ऑफ टॉट का डिफिनीशन दिया गया। उसके बाद जो ब्रिटेन के कॉमन लॉ है वहाँ लॉ ऑफ टॉट के डिफिनीशन दिए गए। इसके साथ साथ लॉ ऑफ टॉट का डिफिनीशन जो है वह लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M के अंतर्गत दिया गया है, जिस पर हम लोग बात करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देखते हैं कि कॉमन लॉ प्रोसीजरल एक्ट जो है 1852, इसके अंतर्गत यानी टॉट की परिभाषा क्या दी गई है। तो इसमें कहा गया है कि संविदा से स्वतंत्र एक अपकार दोष, यानी कि इतना कह करके कॉमन लॉ के डिफिनीशन को साइलेंट हो गए हैं। इसमें कहा गया है संविदा से स्वतंत्र एक अपकार या दोष। इसका कहने का अर्थ है संविदा के अलावा कोई अपकार या दोष है वही क्या होगा, तो टॉट होगा, यानी अपकृत्य के अंतर्गत आएगा। इसके अलावा हम लोग देखते हैं सेक्शन 2M ऑफ लिमिटेशन एक्ट के सेक्शन 2M में डिफिनीशन जो दिया गया है लॉ ऑफ टॉट का, इसको देखते हैं। इसमें लिखा गया है कि अपकृत्य से ऐसा सिविल दोष अभिप्रेत है, यानी कि क्या है, तो सिविल दोष यानी सिविल रॉन्ग अभिप्रेत है जो केवल संविदा भंग या न्यास भंग न हो। यानी यहां पर दो बातों पर ध्यान दिया है, संविदा भंग और न्यास भंग, यानी ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एंड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। ऐसा क्यों? इसका संविदा भंग के बारे में हम लोग देखते हैं कि संविदा के अंतर्गत दो पक्षकार होते हैं। जैसे मान लीजिए ए और बी, ये दो पक्षकार हैं। इन दो पक्षकारों के मध्य यानी किसी कार्य को लेकर पूर्व में यानी पहले ही क्या होता है, तो कॉन्ट्रैक्ट निर्माण होता है, कॉन्ट्रैक्ट का निर्माण होता है। तो उन दोनों के विरुद्ध यानी एक जैसे ए का जो अधिकार है वह बी का कर्तव्य हो जाता है और बी का जो अधिकार है वह ए का कर्तव्य हो जाता है, यानी एक दूसरे के काउंटर हो जाते हैं। इस कारण से यदि दोनों पक्षकार में से कोई भी ब्रीच करता है तो वहां पर इन दोनों के विरुद्ध ही क्या होगा, तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मामला आएगा, यानी अलग कोई नहीं। न्यास भंग ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में हम लोग देखते हैं कि एक ट्रस्टी होता है और दूसरा बेनिफिशियरी होता है। मान लीजिए ट्रस्टी के द्वारा एक के द्वारा बेनिफिशियरी को जिस काम के लिए, जैसे मान लीजिए पढ़ाने के लिए ट्रस्ट क्रिएट किया गया था, वो उस अपने ड्यूटी को इन्फोर्स नहीं किया, तो यहां पर इन दोनों के मध्य हुआ। तो यहां पर क्या होता है कि पूर्व निर्धारित सभी सर्कमस्टांसेस होती है। तो यहां पर कहा कि संविदा भंग नहीं होना चाहिए और न्यास भंग न हो, यानी इसके अलावा। नेक्स्ट हम लोग आते हैं सामंत महोदय, जो कि पिजन होल थ्योरी, जो कपोत खाने का सिद्धांत जो है या कपोत गवाक्ष के सिद्धांत के नाम से जाना जाता है, उसके जो प्रतिपादक हैं उनके द्वारा क्या कहा गया है। तो इन्होंने अपकृत्य के बारे में कहा है, अपकृत्य एक सिविल अपकार है, सिविल अपकार है यानी सिविल रॉन्ग है, जिसके लिए उपचार और निर्धारित नुकसानी और निर्धारित यानी अनलिक्विडेटेड डैमेजेज की कार्यवाही है, तथा जो केवल संविदा भंग या नाश भंग अथवा अन्य किसी प्रकार की सामयिक दायित्व यानी सोशल, मोरल या रिलीजियस जो कोई भी कर्तव्य है उसके भंग नहीं हो, उसके अलावा है, वो क्या है, वह टॉट होगा यानी अपकार होगा। तो यहां पर इन्होंने भी संविदा भंग पर जोर दिया है, न्यास भंग और सामयिक दायित्व एक अलग जोर दिया है। इसके अलावा जो है वो क्या है, तो वो टॉट होगा। ठीक, ये कह करके सामंत महोदय। सामंत के बाद एक आते हैं बिनफील्ड महोदय। तो प्रोफेसर बिनफील्ड जो है वह उनके द्वारा जो दी गई डिफिनीशन है उनको अनेकों विधिवेताओं के द्वारा सर्वमान्य माना गया है, यानी इस पर
इसको सर्वमान्य माना गया है और इसको अपकृत्य के लिए स्वीकार किया गया है कि अपकृत्य विधि का यह परिभाषा एप्रोप्रिएट है। एप्रोप्रिएट यानी हद तक वह परिभाषा अपकृत्य की दे पाते हैं इसके बारे में। तो बिनफील्ड महोदय के द्वारा कहा गया है, बिनफील्ड महोदय भी एक क्या किए हैं, तो एक सिद्धांत दिए हैं डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी का, जो कि दो सिद्धांत हम लोगों को पढ़ना है इसमें मोस्टली, एक पिजन होल थ्योरी और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी। तो एक है सामंत महोदय जिन्होंने पिजन होल थ्योरी का डिफिनेशन सिद्धांत दिया है, डॉक्ट्रिन दिया है, दूसरा बिनफील्ड महोदय जिन्होंने क्या दिया है, तो इन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ यूनिटी दिया है। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो अपकृत्य पूर्ण दायित्व मूल विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की, यानी मूल विधि के द्वारा निर्धारित क्या है, कर्तव्य को भंग करने से उत्पन्न होता है, यानी वायलेशन से उत्पन्न होता है। यह कर्तव्य सामान्य व्यक्तियों के प्रति तथा इसके भंग का उपचार और निर्धारित क्षतिपूर्ति की कार्यवाही करके किया जा सकता है। अब यहां पर हम लोग देखते हैं कि प्रोफेसर बिनफील्ड महोदय के जो परिभाषा है इसका थोड़ा सा ऑपरेशन करके देखते हैं क्या क्या है। तो इनकी परिभाषा से निकलता है कि फर्स्ट जो निकलता है वह क्या निकलता है, तो मूल विधि द्वारा निर्धारित कर्तव्यों की, यानी मूल विधि के द्वारा जो क्या दिया गया है, लीगल राइट दिया गया है, उस कर्तव्यों की भंग, यानी कि उस कर्तव्यों का अगर वायलेशन होता है, लीगल जो ड्यूटीज की वायलेशन होती है, तो इससे क्या होता है, टॉर्ट का उत्पन्न होता है। अब यहां पर समझिए वायलेशन ऑफ लीगल राइट से टॉर्ट क्या है, जब किसी व्यक्ति को जो कर्तव्य है या कोई ड्यूटी दी गई है, उस कर्तव्य का वायलेशन किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा यदि किया जाता है तो वहां पर उसके लीगल राइट को वायलेशन माना जाता है। इसके लिए वह जो वायलेशन होता है वह अपकृत्य माना जाता है। और उसके लिए अपकृत्य के लिए, क्योंकि यह जो अपकृत्य है वह सामान्यतः यानी दूसरा और लीगल राइट का वायलेशन हो गया। अब इसके अलावा यानी कि लीगल राइट के अलावा क्या है कि जैसे सोशल हो गया, मोरल हो गया या रिलीजियस जो भी राइट हैं, इन सभी का यदि किसी व्यक्ति के द्वारा वायलेशन किया जाएगा तो वह टॉर्ट नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट आते हैं कि यह कर्तव्य तो संपूर्ण समाज के प्रति सभी व्यक्ति के अगेंस्ट में है। क्यों? क्योंकि यहां पर कोई पूर्व से कोई यानी कि इसमें टॉर्ट संविदा नहीं होती है, इस कारण से यह संपूर्ण समाज के प्रति। और यहां पर आइए थर्ड है जो इसका डिफिनीशन के लिए, यानी थर्ड इसेंशियल, जो तीसरा इसेंशियल निकलता है वह निकलता है कार्यवाही, यानी कि उसके लिए सूट चलाने की बात। तो कार्यवाही के अंतर्गत न्यायालय क्या करती है, तथ्यों और परिस्थितियों के आधार पर उस बात को देखती है और उसके लिए जिस व्यक्ति को डैमेज होती है, यानी जिसको नुकसानी होती है, उस व्यक्ति को नुकसानी की भरपाई करती है। अब इस नुकसानी के लिए हम लोग देखेंगे तो नुकसानी की भरपाई के लिए दो सिद्धांत है। फर्स्ट है डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट और दूसरा है डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्टनेस। तो इसको हम लोग मिटाते हैं फिर देखते हैं। डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट और दूसरा डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्टनेस। अब डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट क्या है और डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्टनेस क्या है, तो यह दो सिद्धांत, ये जो दो प्रिंसिपल है वह किसके लिए है, तो न्यायालय के लिए है। न्यायालय क्या करती है, जब किसी व्यक्ति को क्षतिपूर्ति दिलवानी होती है तो इस दोनों पर क्या करती है, उसका क्षतिपूर्ति की यानी डैमेजेज का निर्धारण करती है कि कितना दिया जाना चाहिए। अब यहां पर हम डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट को देखते हैं और डॉक्ट्रिन ऑफ डायरेक्टनेस को एक एग्जाम्पल के माध्यम से देखते हैं। यह एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है, वह सीधा चलते हैं, ए नामक व्यक्ति को कहां जाना था, तो ससुराल जाना था।
अब ससुराल जाने के लिए ए नामक व्यक्ति तैयार होकर के जा रहा था। रास्ते में बी नामक व्यक्ति जो है वह क्या करता है कि आता है क्या चीज से, मोटरसाइकिल से आता है और देखता है कि ए पूरा व्हाइट पहन करके, क्योंकि व्हाइट एक अच्छा कलर भी है, तो व्हाइट पहन करके जा रहा था, चकाचक ससुराल जा रहा था। अब बी देखता है कि यहां पर गड्ढे में पानी लगा हुआ है और वह क्या करता है, जानबूझकर, या जानबूझ करके ही हम ले लेते हैं कि जानबूझ करके उस गाड़ी को, अपने गाड़ी को उस पानी में ले जाता है, जिससे कि कचरा उड़ करके बी के ऊपर पड़ जाता है। अब बी जो कचरा उड़ाया वह किसके ऊपर पड़ा, सॉरी ए के ऊपर पड़ जाता है और ए का जो क्लॉथ था, कपड़ा था, वह गंदा हो गया, जिससे वह कहां नहीं जा सकता है, अब ससुराल नहीं जा सकता है। अब यहां पर ए का जो साफ सुथरा जाने के लिए, साफ सुथरा था, उसका लीगल राइट था, जो कि, और इसको क्या था, इसकी लीगल ड्यूटी थी कि इसको कचरा उचरा पड़ाना नहीं है। अब ए बी के अगेंस्ट में क्या करता है, तो सूट फाइल करता है, किस बात के लिए, तो डैमेजेज के लिए, डैमेजेज के लिए कि हमको जो ससुराल जा रहे थे उसमें हमको क्या हुआ, नुकसानी हुआ। अब नुकसानी में क्या, अब सूट का हम परफॉर्मा बताते हैं कि इन्होंने डैमेजेज के लिए जो फाइल किया वह क्या था। जैसे ए कहता है कि हम जब ससुराल जाते तो वहां पर सबसे पहला तो मेरा क्लॉथ जो गंदा हुआ, जो कपड़ा जो गंदा हुआ, उसका ड्राई क्लीनिंग का चार्ज मान लीजिए 100 रुपीज। अब नेक्स्ट, जब हम ससुराल जाते और वहां से आते, फिर मेरे ससुर जी जो है वह हमको देते, मान लीजिए 5000 करके ही लिखते हैं, 5000। मेरी सास जो थी वह हमको देती 5000, साला भी मान लीजिए वो देता 5000, ठीक। और कोई आदमी मिला करके टोटल वह क्या करता है कि 20,000 रुपया का डैमेजेज फाइल करता है। अब क्या ये जो डैमेजेज फाइल किया है, डैमेजेज के लिए जो सूट फाइल किया है, तो न्यायालय इसको क्या ए को 20,000 रुपए दिलवा देगी डायरेक्ट या नहीं? तो यहां पर इसी के लिए कहा जाता है कि इन दो सिद्धांतों पर आधारित करके क्या करता है कि लोग, न्यायालय देखता है कि इसको कितना नुकसानी दिलवाया जाना चाहिए था। तो डॉक्ट्रिन ऑफ रीजनेबल फॉरसाइट कहता है कि युक्ति युक्त जो उसका खर्चा हुआ है, जो युक्ति युक्त उसको है, वह रीजनेबल दिलवाया जाए। डायरेक्टनेस यानी कि बी के काम से उस व्यक्ति को जो डायरेक्ट नुकसानी हुई है, अब ये जाता तो उसको दिया जाता, ये डायरेक्ट नहीं, ये इनडायरेक्ट हो गया। इस कारण से डायरेक्टनेस के अंतर्गत सीधा न्यायालय इसको क्या कहेगी, बी को कहेगी कि बुआ तुम 100 रुपया इसको ड्राई क्लीनिंग का चार्ज दे दो, और इसको क्या करेगा, केस को क्लोज करेगा। क्यों? क्योंकि रीजनेबल फॉरसाइट के अंतर्गत यह इसको युक्त खर्च इसको 100 रुपया ही है। अगर ऐसा होता तो जज साहब सीधा कहेंगे कि हम ही ससुराल चल जाएंगे महीना में 4 बार, तो हम ही को 1 लाख मिल जाएगा, ठीक। तो यह है इसकी क्षतिपूर्ति की कार्यवाही के लिए जो की जाने वाली न्यायालय की प्रक्रिया। चलिए, अब इसेंशियल एलिमेंट हो गया। विनफील्ड महोदय के जो डिफिनेशन थी उसके एसेंशियल एलिमेंट हम लोगों ने देख लिया। अब नेक्स्ट आता है इसेंशियल एलिमेंट ऑफ द टॉट, यानी कि अपकृत्य के जो आवश्यक तत्व है वह क्या है। तो पॉइंट नंबर फर्स्ट हम लोग देखते हैं, रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन, और दूसरा लीगल इंजुरी। यानी कि लॉ ऑफ टॉर्ट के मुख्यतः 2 आवश्यक तत्व है। पहला है रॉन्गफुल एक्ट एंड ओमिशन, यानी कि ऐसा कार्य जो किसी व्यक्ति के विधिक अधिकारों का, यानी उसके लीगल राइट का वायलेशन करता है,
या ऐसा ओमिशन, यानी कि जब किसी व्यक्ति को किसी कार्य करने के लिए उसकी ड्यूटी दी गई थी लेकिन वह उस कार्य को नहीं करता है, जिससे किसी व्यक्ति को अगर डैमेज होता है, वो डैमेज किस प्रकार का, तो लीगल राइट का, उसके विधिक अधिकार का वायलेशन होता है, यानी विधिक अधिकार का वायलेशन होता है, जिससे उसको क्या होता है, लीगल इंजरी होता है, यानी उसको क्षति होता है, तो ही उसको क्षतिपूर्ति दिलवाई जाएगी। जैसे एक्ट एंड ओमिशन पर दो मामला है, इस दो मामला को एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं। जैसे रॉन्गफुल एक्ट के अंतर्गत और रॉन्गफुल ओमिशन के अंतर्गत, जैसे मान लीजिए ए नामक व्यक्ति है जिसको बी ने क्या किया, गाड़ी से उड़ा दिया, मोटरसाइकिल चला करके आ रहा था, वो नेग्लिजेंसफुली आ रहा था, उसने उड़ा दिया। अब यहां पर नेग्लिजेंसफुली कहने का अर्थ भी नहीं है, क्योंकि लॉ ऑफ टॉर्ट के अंतर्गत यहां पर इंटेंशन का कोई भी रोल नहीं है। यहां पर जैसे ऑफेंस होने के लिए एक इसेंशियल एलिमेंट है कि इंटेंशन होना चाहिए, इंटेंशन का मतलब मालाफाइड इंटेंशन होना चाहिए, लेकिन यहां पर इंटेंशन की आवश्यकता नहीं है। यहां पर इस एक्ट से उस व्यक्ति को क्या होनी चाहिए, नुकसानी होनी चाहिए। ठीक, तो बी चला के आ रहा था गाड़ी, ए को उड़ा दिया, धक्का मार दिया। अब ए के लीगल राइट का वायलेशन हो गया, इस कारण से यह टॉर्ट उत्पन्न हो गया, अपकृत्य। अब नेक्स्ट ओमिशन, ओमिशन के लिए हम देखते हैं, अभी प्रेजेंटली देखते हैं कि रास्ते में बहुत बड़े बड़े गड्ढे खोद रखे होते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये रास्ता है रोड, और इस रोड में ये पुल बनाने के लिए ये रास्ता में गड्ढा खोद रखा है। अब गड्ढा खोद रखा है तो नगर निगम या जो भी कॉन्ट्रैक्ट अथॉरिटी है उसकी यह ड्यूटी है कि इसके बगल में क्या लगाए, बाड़ लगा दे, जिससे कि लोगों को उस गड्ढे की जानकारी मिले। अब वो अथॉरिटी के द्वारा यहां पर बाड़ नहीं लगाया जाता इस प्रकार का कि जिससे लोगों को पता चलता है अब ए आ रहा था और जाकर के इस गड्ढा में लुढ़क गया, गिर गया, उसका हाथ पैर टूट गया। अब इस बात के लिए भी सूट फाइल किया जा सकता था, क्यों, क्योंकि यहां पर इस अथॉरिटी की क्या थी, तो यहां पर लीगल ड्यूटी थी। उस ड्यूटी की क्या किया उसने, ओमिशन किया, यानी कि उस कार्य को न करके उसका लोप किया, अतः उसको क्या होगा, तो यहां पर उसकी ओमिशन के लिए वह क्षतिपूर्ति किसको, ए को देगा। ठीक, अब नेक्स्ट आते हैं लीगल इंजुरी यानी विधिक क्षति। जैसे मान लीजिए कोई एक्ट ऐसा है जो कि उस किसी व्यक्ति को कोई विधिक अधिकार दी गई है और उस अधिकार का परफॉर्मेंस नहीं किया यानी किए जाने दिया गया किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा। यहां पर एक एग्जांपल बताते हैं, इस पर एक मोस्ट केस लॉ है। जैसे लीगल इंजुरी पर एसबी वर्सेस वाइट का मामला है, इस मामले को ही हम लोग देखते हैं। यहां पर देखिए, जैसे ए नामक व्यक्ति को मतदान देने का अधिकार था, क्या, वोट देने का अधिकार था, वोट करने का। बी नामक जो पदाधिकारी था वह ए को वोट नहीं देने दिया, जिससे ए की लीगल राइट का क्या हुआ, वायलेशन हो गया। अब लीगल राइट का वायलेशन होने से क्या होता है, तो अब यहां पर लीगल राइट का वायलेशन हुआ। ए जिस व्यक्ति को वोट देना चाहता था वह व्यक्ति क्या हुआ, उस वोट में जीत गया, यानी उस इलेक्शन में, मतदान में वह व्यक्ति जीत गया। तो क्या ए के लीगल राइट के इस वायलेशन के लिए जो डैमेजेस है वह दिलवाया जाएगा? तो यहां पर है कि डैमेजेस दिलवाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ए के लीगल राइट का वायलेशन हुआ है, इसके लिए लीगल इंजरी इसको हुआ है, इस कारण से इसको क्या किया जाएगा, तो बी के द्वारा क्या दिलवाया जाएगा, तो डैमेजेस दिलवाया जाएगा। अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, एक और है लीगल इंजरी पर केस लॉ, ग्लोसेस्टर ग्रामर स्कूल का। इस मामले में क्या हुआ वो समझिए। जैसे ए नामक एक स्कूल है, जिस स्कूल में बी नामक व्यक्ति पढ़ाता था, यहां पर क्या कराता था, टीचिंग का काम करता, पढ़ाता था। अब पढ़ाने के साथ साथ बी जो है वह ए नामक जो स्कूल है उससे असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट किस कारण से हो गया, मान लीजिए पैसा कौड़ी सही से नहीं दे रहा होगा, इस कारण से वह असंतुष्ट हो गया। असंतुष्ट हो जाने के बाद इसी स्कूल के बगल में बी नामक व्यक्ति एक स्कूल खोला, वह खुद का स्कूल खोल लिया।
बी नामक व्यक्ति स्कूल खोल लिया इसके बगल में जस्ट। अब खोल लेने से ए जो था वह कहां चला गया, कोर्ट। एक कॉमन सी डायलॉग है, आई विल सी यू इन द कोर्ट। वही काम किया कि ए कोर्ट में चला गया, न्यायालय में। क्यों? क्योंकि एक यानी बी के स्कूल खोलने से ए नामक स्कूल के बहुत सारे बच्चे बी के स्कूल में चले गए पढ़ने के लिए और इसको इकोनॉमिक लॉस हुआ। ठीक, तो क्या इस लॉस के लिए न्यायालय इसको डैमेजेस दिलवाएगी, प्लस इंजंक्शन दिलवाएगी कि आप स्कूल मत चलाइए बी को, और इसको डैमेजेस हुआ डैमेजेस दिलवाएगी। तो यहां पर है कि नहीं तो ए को इंजंक्शन मिलेगा और न ही इसको क्या मिलेगा, तो डैमेजेस मिलेगा। क्यों? क्योंकि बी के द्वारा ए का लीगल राइट का वायलेशन नहीं किया गया है, क्योंकि वाणिज्य और व्यापार करने की स्वतंत्रता जो है हम लोगों को आर्टिकल 19 के अकॉर्डिंग मिला हुआ है। वह कोई भी व्यक्ति कहीं भी क्या कर सकता है, व्यवसाय कर सकता है। यह है आपका टोटल क्या, तो डिफिनीशन क्लॉज ऑफ यानी टॉट, इसके अलावा इसके इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ क्या, टॉट। थैंक यू।